नमस्कार साथियों, जय हिंद। ग्रीक और रोमन भूगोलवेताओं के बाद में जर्मन भूगोलवेता पढ़ रहे हैं अपन। और जर्मन भूगोलवेताओं में अपन जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है आपका हम्बोल्ट। आइएगा, आज अपन हम्बोल्ट को जानते हैं, हम्बोल्ट की बातों को जानते हैं, हम्बोल्ट के भूगोल में योगदान को जानते हैं। हम्बोल्ट अपन यूं कहें कि जर्मनी के एक बड़े भूगोलवेता रहे हैं, जिनका जन्म 1769 के अंदर हुआ और 1859 में मृत्यु होगी, यानी 90 साल तक रहे। और 90 साल में से आप यूं मानिएगा कि इन्होंने 70 साल भूगोल को दिए, चाहे वो भूगोल पढ़ने में दिया, चाहे वो भूगोल पढ़ाने में दिया, चाहे वो भौगोलिक यात्राओं में दिया, चाहे वो भूगोल के लेखन कार्य में दिया। और ऐसा बंदा था जो अकेला भूगोल ही नहीं, इन्हें तो विज्ञान का जनक नहीं कह के विज्ञानों का जनक कहा जा सकता। यानी मृदा विज्ञान की बात आती तब भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, वनस्पति विज्ञान की बात आती तब भी बातें बताई, जीव विज्ञान की बात आती तब भी बातें बताई, गणितीय विज्ञान की बात आई तब भी बातें बताई। यानी पॉलीमेथ, बहु विषय विज्ञ, यानी जो एक से अधिक विषयों की जानकारी रखता हो। आप में से बहुत सारे साथी जो अच्छे ढंग से पॉलिटी पढ़ा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छे ढंग से ज्योग्राफी पढ़ा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इतिहास को अच्छे ढंग से वो जान सकते हैं, तो वो आप पॉलीमेथ से कम। ये एक ऐसा भूगोलवेता जिसको यात्राओं का बड़ा अच्छा शौक था, यात्राएं करना तो आदत में था। एक फास्टर नाम का भूगोलवेता रहा जो इनके साथ रहा, उन्होंने इनकी यात्राओं की जो इच्छा थी उस इच्छा को क्रियात्मक रूप दे दिया और फिर साथ साथ यात्राएं करता रहा। पहले पश्चिम यूरोप की यात्राएं की, जर्मनी से थे चूंकि। उसके बाद में स्पेशल जो लंबी यात्रा रही इनकी, इस यात्रा के अनुभव इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, दिए हैं। वो यात्रा थी दक्षिण अमेरिका की यात्रा, उत्तर अमेरिका की यात्रा। 1799 से लेकर 1804 तक 5 वर्ष की वो लंबी यात्रा उनके 70 वर्ष के भौगोलिक जीवन को यादगार बना गई। और उस 5 वर्ष की यात्रा के दौरान जो अनुभव लिखे, अनुभव लिए, उन सारी चीजों को इन्होंने किताबों के माध्यम से हमारे सामने रख दिया। किताबें तो बहुत है इनकी, राइनलैंड से लेकर लास्ट में दक्षिण अमेरिका के मूल वंशज तक। लेकिन बीच में एक चर्चित किताब आती है, कॉस्मोस। जी हाँ, जो एग्जाम में पूछी जाएगी पक्का, कॉस्मोस किसकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे हम्बोल्ट की पुस्तक। और बाकी तो जहां जहां गए वहां वहां किताबें लिख दी। चट्टानों का अध्ययन किया तो राइनलैंड लिख दिया, दोनों गोलार्धों की अलग अलग चट्टानों की अलग से एक ग्रंथ लिख दिया। मेक्सिको में गए तो मेक्सिका का प्रादेशिक भूगोल लिख दिया, क्यूबा में गए तो क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल लिख दिया, दक्षिण अमेरिका में गए तो भौगोलिक इकाइयों के साथ साथ दक्षिण अमेरिका के मूल वंशज कौन कौन से उनके बारे में लिख दिया। जब इन्होंने चिंबारे जो पर्वत चोटी को देखा ऊंचाई पर जाकर, तो वहां इनको न्यून भार महसूस हुआ, तो कह दिया कि ऊंचाई पे जाने पर वायुदाब कम होता है। जब इन्होंने साइबेरिया की यात्रा की तो पता चला कि बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहां पर बर्फ जमी रहती है, स्थायी तुषार भूमि जिसे कहते हैं, परमाफ्रास्ट, उस शब्द को इन्होंने दिया। उच्चावच और जलवायु, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अंतर संबंधित हैं, इस बात को इन्होंने बताया। तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है, इस बात को इन्होंने बताया। अरे बहुत बताया, क्या क्या बताऊं, ये तो लिखेंगे एक एक चीज तब बात आएगी। आइएगा, मुस्कुराइएगा, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिएगा और अपन करते हैं हम्बोल्ट की कहानी को शुरू। मुस्कुराते हुए करना है, हंसते हुए करना है, कॉपी पेन हाथ में रखना है। साथियों देखिएगा, अपन बात करें हम्बोल्ट के जीवन काल को लेकर, तो हम्बोल्ट का जीवन काल रहा है कब से लेकर कब तक, तो आपका जवाब बनेगा सर, हम्बोल्ट का जो जीवन काल है वो 1769 से लेकर, मैं यूं कह सकता हूं 1859 ईस्वी तक। यानी 1769 से लेके 1859 ईस्वी तक इनका एक काल रहा। इन्हें कहा जाता है आधुनिक भूगोल का जनक। यानी मैं यूं कह दूं, हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है, हम्बोल्ट के उपनाम काफी सारे हैं, इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक
भूगोल का जनक। सीधा सा प्रश्न बन जाएगा कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं। हम्बोल्ट और रीटर, इन दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी रही। दोनों समकालीन रहे हैं और संयोग ऐसा कि दोनों मरे भी साथी हैं, है ना? लेकिन चलो खैर छोड़ो। आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को कहा जाता है। हम्बोल्ट को नवीन अरस्तु कहा जाता है। नवीन अरस्तु। हम्बोल्ट को कहा जाता है प्राकृतिक भूगोल का जनक। प्राकृतिक भूगोल का जनक बनेगा। ये सारे हम्बोल्ट के नाम है ना। हम्बोल्ट को कहा जाता है पादप भूगोल का जनक। पादप भूगोल का जनक। हम्बोल्ट को कहा जाता है अंतिम पॉलीमेथ, बहु विषयविक। लिखिएगा, अंतिम बहु विषयविज्ञ, यानी आप यूं कह सकते हैं अंतिम पॉलीमेथ। आधुनिक जलवायु विज्ञान का जनक। आधुनिक आधुनिक जलवायु विज्ञान के जनक, ये भी हम्बोल्ट को कहा जाता है। आधुनिक मौसम विज्ञान का जनक। आधुनिक मौसम विज्ञान का जनक। अब आप कहेंगे सर इतना कह रहे हो आप, एक नाम ही क्यों नहीं दे देते हो। इन्हें कहा जाता है विज्ञानों का सम्राट। ये बात बनी ना। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें कहा जाता है विज्ञानों का सम्राट। कि इतने सारे नाम है बंदे के, बंदा बड़ा ब्रिलियंट था नहीं। स्कूली शिक्षा के दौरान तो मैं पढ़ रहा था इनकी जीवनी, मतलब इनके बारे में जो उपलब्ध मैटर है वो, तो वहां एक लाइन लिखी हुई है कि स्कूली शिक्षा में तो ये बंदा ऐसा था डफर, डफोल संघ। टीचर लोग कहते थे कुछ समझ नहीं आता इनको। लिखा हुआ था इनके बारे में कहीं, कहा था कि स्कूली शिक्षा इनकी इतनी ज्यादा कमजोर थी, इतनी ज्यादा वीक थी कि टीचर लोग बड़े परेशान होते थे, कहते थे इसको कुछ समझ नहीं आता। इसी बंदे को आज तक अपन पढ़ रहे। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर मेहनत करो। तो मैं तो मेरे से भी उदाहरण देता, 9वीं क्लास में 3rd डिवीजन थी। आज भगवान की दया से ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी आधुनिक भूगोल का जनक, नवीन अरस्तु, प्राकृतिक भूगोल का जनक, पादप भूगोल का जनक, अंतिम पॉलीमेथ, आधुनिक जलवायु विज्ञान का जनक, आधुनिक मौसम विज्ञान का जनक, ये सारी चीजें इनकी। अब बात आती है, सारे इनके नाम हैं, इस बंदे का जन्म कहां हुआ था। अगर मैं कहूं इनका जन्म कहां हुआ, तो आप कहेंगे इनका जन्म बर्लिन में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे वार्नर। और 1769 से लेकर स्टडी करते रहे, फिर पढ़ाने के लिए कब से शुरू किया? पढ़ाने के लिए शुरू ही नहीं किया बंदे ने, खनिज विभाग में लग गए। यानी बंदे की प्रथम जो नियुक्ति है, प्रथम नियुक्ति ये होती है 1992 में खनिज विभाग। कब हुई? 1992। बात आती है इनकी प्रसिद्धि किसके कारण, इधर लिख देता हूं। ज्यादा जो प्रसिद्धि रही है वो जीव भूगोल के कारण रही। और इनकी इन तमाम उपलब्धियों के कारण इन्हें एक पुरस्कार दिया जाता है। छोटा सा पुरस्कार था आपका कोपले पुरस्कार। आप लिख लीजिएगा, पुरस्कार कोपले मेडल।
और ये जाते जाते मिला, बोले तो 1852। अनुभववादी विचारक था, घूम फिर के यात्राएं करने पर ज्यादा जोर देने वाला बंदा, मैं लिख दूं अनुभववादी विचार, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट अनुभववादी विचारक थे। हम्बोल्ट, हिकेटियस, हेरोडोटस, होमर, ये मिलते जुलते नाम है, बार बार रिपीट करोगे हो जाएंगे। आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं, नवीन अरस्तु कहते हैं, प्राकृतिक भूगोल का जनक कहते हैं, पादप भूगोल का जनक कहते हैं, अंतिम बहु विषय विज्ञ कहते हैं। बात करते हैं आधुनिक जलवायु विज्ञान का जनक, आधुनिक मौसम विज्ञान का जनक है, विज्ञानों का सम्राट है। बात करते हैं तो प्रसिद्ध जीव भूगोल में पाई, जन्म बर्लिन में हुआ, गुरु इनके वार्नर थे, पहली नियुक्ति इनकी खनिज विभाग में, सॉरी 1992 में लिख दिया, सॉरी 92 में तो मेरा ही जन्म नहीं हुआ था, हाँ जी 1992 नहीं 1792, सॉरी ध्यान नहीं रहा। अब देखिएगा इसके बाद में और इन्होंने क्या क्या बातें की वो देखते हैं, एक बार इनको लिख लीजिए। अच्छा चलें आगे, चलो। अब देखिएगा इसके बाद बात आती है कि अभी मैंने कहा एक बड़ा महान यात्री मनमोजी बंदा था, और यात्रा के दौरान भी अपने यंत्र पंत्र साथ ही रखता था, है ना, सब चीजें साथ रखता था। क्यों, आगे पढ़ेंगे अपन लास्ट में। ये पर्यवेक्षण की सूक्ष्मता और शुद्धता पर ध्यान देने वाला बंदा था। ऐसे नहीं कि यूं मिल गया वहीं से जैसा, ना ना, पर्यवेक्षण की शुद्धता होनी चाहिए, उसकी सत्यता होनी चाहिए, और उसकी सूक्ष्मता, हर एक छोटी से छोटी चीज को देखना, जांचना, सही है कि नहीं है उसको पहचानना। तो आप लिखिएगा नेक्स्ट, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट एक यात्री थे जिन्होंने या जिनकी यात्रा की इच्छा को जॉर्ज फास्टर, जिनकी यात्रा की इच्छा को जॉर्ज फास्टर, याद रखिएगा, जॉर्ज फास्टर ने पूरा किया एवं प्रथम विदेशी यात्रा 1790 ईस्वी में, प्रथम विदेशी यात्रा कब, तो आपका उत्तर आएगा 1790 ईस्वी के अंदर इन्होंने पश्चिमी यूरोप की। ये बात आपको याद है, यानी इनकी पहली जो विदेश यात्रा थी वो विदेश यात्रा किस बंदे के सहयोग से, आपका उत्तर बनेगा जॉर्ज फास्टर। पहली विदेश यात्रा 1790 में, और ये प्रथम विदेशी यात्रा थी किसकी, हम्बोल्ट की। बंदा घूमिया, देखिए, बहुत सारी चीजों को समझ भी आया और लोगों को समझाने भी लग गया। फिर कीड़ा जगा, तो नहीं यार यात्रा तो करनी। देखिएगा मैं मैप से बताता हूं एक बार आपको, ज्यादा समझ। ये अपना अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में ये यूरोप वाला हिस्सा। अब चूंकि अपन लोग बात किसकी कर रहे हैं, जर्मनी के भूगोलवेता की बात कर रहे हैं, तो पहली यात्रा में इस बंदे ने इधर की यात्राएं की पूरी, 1790 में इधर गया। अब लोग कहां की करे, बोले यार इसकी तो बाद में ही कर लेंगे, अपन कहीं दूर चलते हैं। और 1799 में ये बंदा चला, यहां से चला, और भाई साहब समुद्री यात्रा करते करते वेनेजुएला पहुंच गया। इतनी दूर क्या दिक्कत है। वेनेजुएला ये बंदा पहुंचा। वेनेजुएला पहुंचने के बाद अमेजन बेसिन में इसने खूब घुमाई की और देखा वर्षा का वन के साथ क्या संबंध, वर्षा ज्यादा होती है तो क्या वन ज्यादा होते हैं,
ये तमाम चीजें यहां देखी और देखने के बाद ये अमेजन के बाद में ओरेनिको जो बेसिन है वहां पे आ गया वेनेजुएला में। ओरेनिको बेसिन के बाद में बंदा अब इधर से मतलब इसका राउंड था, इधर से क्यूबा पहुंच गया। क्यूबा, क्यूबा के अंदर देखा, वहां के लोगों की स्थितियों को जाना समझा। क्यूबा से सीधा बंदा कहां पहुंचेगा, वापस यूं घूमेगा, एंडीज पर्वत पहुंच गया। क्यूबा से एंडीज पर्वत पहुंचा, एंडीज पर्वत का अध्ययन किया, चेम्बर है जो पर्वत चोटी उसके ऊपर गया। उसने जब यहां देख लिया यार, इस धारा का जब पता लगा लिया, हम्बोल्ट की धारा जिसे अपन पढ़ते हैं, इधर ही तो बहती है, पेरुचिल्ली की धारा जिसे हम्बोल्ट की धारा कहते हैं। इसने जब ये पता लगाया, वापस इसका मन नहीं रुका, बोले यार नहीं चलते हैं। अब वापस ये बंदा इधर मैक्सिको गया। मैक्सिको जब ये बंदा गया तब इसने पाया कि ये कोई एरिया बड़ा भारा एरिया है ही नहीं। यहां वाले लोगों को अगर इधर जाना हो तो यूं घूम के जाना पड़ता है। क्यों नहीं यहां एक नहर बना दी जाए जिससे जहाज वगैरह आ जा सके। बंदे को परेशानी आई, इधर वाले तटों का कैसे करे, इनका जहाज तो रुक गए यहीं पे, अब घूम के आए तो ऐसे आए, ऐसे ऐसे आए तो टाइम ज्यादा लगे। अब इन्होंने सुझाव दिया, भैया एक काम कीजिएगा, आप यहां एक नहर बना सकते हैं, इन दोनों भागों को काटकर नहर बना सकते हैं आप यहाँ पे, पनामा नहर। क्वेश्चन आ जाए, पनामा नहर का सुझाव किसने दिया था, हम्बोल्ट ने। यहां से बंदा घूमता घूमता, मैंने क्या कहा, मैक्सिको पहुंचा। मैक्सिको में खूब अध्ययन किया, प्रादेशिक अध्ययन किया वहां का, और मैक्सिको में अध्ययन करने के बाद में बंदा फिलाडेल्फिया देते हुए वाशिंगटन पहुंच गया और अमेरिका की स्थितियों को जाना, और वाशिंगटन पहुंचते हुए लास्ट में बंदा फिर पहुंच गया फ्रांस। यानी 1799 में यहां से चला, 5 वर्ष तक ये अध्ययन करता रहा, चीजों को देखता रहा, संकलन करता रहा जानकारियां, और अंत में 1804 के अंदर ये फ्रांस पहुंचा। 1804 में फ्रांस पहुंचते हैं। इन 5 साल का जो अनुभव था, अब काम शुरू होता है अनुभव को लिखने का। यानी जो चीजें इकट्ठी की, उन चीजों को लिखने का काम शुरू होता है, और लगभग 20 वर्षों तक 1804 से लेके 1824 तक पेरिस में रहते हैं। फिर कीड़ा जगह बोले यार नहीं ये तो आएंगे। अब की बार इनका जो वर्किंग फील्ड रहता है वो ये वाला साइबेरियाई क्षेत्र में घूमते हैं। यहाँ जितनी भी चीजें मिलती हैं उन सबकी जानकारियां फिर अपने ग्रंथों में संकलित करते हैं, और अपने अंतिम समय में इन्होंने फिर एक बड़ा ग्रंथ जिसके लिए जाने जाते रहे हैं, कॉस्मोस, यानी पूरा विश्व, उसको इन्होंने डाला। तो ये थी प्यारे साथियों हम्बोल्ट की यात्रा। उम्मीद करता हूं आपको मैप के माध्यम से थोड़ा ठीक समझ आई। आइए अपन लिखें। अब देखिएगा इसमें अपन लोग क्या लिखें, आप कहेंगे 1799 में 1799 में कब की बात कर रहा हूं मैं, 1799 ईस्वी। 1799 ईस्वी में ओकलैंड के साथ, ओकलैंड का एक सहयोगी, दक्षिण अमेरिका की लंबी यात्रा शुरू कर। अब आप कहेंगे लंबी यात्रा शुरू कहां से कहां की, तो देखिएगा मैं बताता हूं। बंदा जर्मनी से चला, नॉन स्टॉप कहां तक आया, वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद इन्होंने यात्रा की अमेजन बेसिन की। वेनेजुएला में एक वेलेंसिया झील है, उसका भी पता लगाया था, अमेजन बेसिन के बाद में ओरेनिको, के बाद में फिर क्यूबा, एंडीज, मैक्सिको,
से फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन और अंत में पेरिस, फ्रांस। फ्रांस ही, पेरिस तो बाद में पहुंचा था। फ्रांस कार्डिज बंदर, सॉरी कार्डिज नहीं, कोर्डियो। कार्डिज पे तो वो ज्वार भाटे का, कोर्डियो बंदर। अब इन यात्राओं से सीखा क्या इन्हें? भूविज्ञान है, ऋतु विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, सबकी जानकारी इन्होंने हासिल की। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन यात्राओं से, ये यात्रा शुरू कब हुई थी? 1799 में। खत्म कब हुई यहाँ आते आते? 1804। लिखिएगा, इन यात्राओं में ऋतु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान व मानवीय तत्वों का परीक्षण किया। तो लिखिएगा 1799 से 1804 तक तो यात्रा करी ली। 1804 से 1824 तक पेरिस में रहे तथा के बाद साइबेरिया की यात्रा की। साइबेरिया की यात्रा की एवं अंतिम समय है ना, अंतिम समय लिख लीजिए, अंतिम समय बर्लिन में बिताया। अंतिम समय कहाँ बिताया? तो आप कहेंगे अंतिम समय बर्लिन में। ये एम्बोल्ट की बात है। अब ये लिखिएगा, फिर आगे चलेंगे। अभी तो किताबों वगैरह की खूब बातें होंगी, कौन कौन से इन्होंने बुक लिखी हैं, क्या है क्या नहीं है, तमाम तरह की चीज। अब देखिएगा, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इनकी बहुत सारी किताबें हैं। अब किताबों के अंदर कौन कौन सी इनकी किताबें आती हैं देखते हैं अपन। इनकी जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों में नंबर 1 पे जिस पुस्तक की आप चर्चा करें, वो पुस्तक आती है जर्मनी भाषा में है, डेस नेचुरे गेमलड ऑफ वेन बेल्ट। ये तो जर्मनी भाषा की है। हिंदी में इसका वर्जन क्या है वो बता दूं मैं आपको, कि जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है उनका भू प्राकृतिक जो वर्णन है वो इस बुक में लिखा गया। ठीक है, तो लिखिएगा उष्ण कटिबंधीय विश्व का, सी का हिंदी अर्थ है उष्ण कटिबंधीय विश्व का प्राकृतिक वर्णन। और इस किताब को लिखने में बंदे को 1805 से लेकर 1835 तक लगा रहा, तब जाके किताब लिखने की पार पड़ी। ठीक है, ऐसे ही नहीं लिखी। सेकंड जो इनकी बुक है, अभी मैं कह रहा था कि साइबेरिया की इन्होंने यात्राएं की है। जब साइबेरिया की यात्रा करेगा तो एशिया के बारे में जानेगा ही जानेगा। तो इनकी बुक लिख लीजिएगा, द सेंट्रल एशिया बुक है, सेंट्रल एशिया, या फिर हिंदी में लिखी आ जाए मध्य एशिया।
मध्य एशिया किसकी पुस्तक है? आप कहेंगे ये आपके हमबोल्ट की है। ये पुस्तक 2 खंडों की पुस्तक है और 1843 के अंदर 1843 के अंदर ये पब्लिश हुई। इसमें बेसिकली और तो सारी चीजें हैं ही, लेकिन एक प्रश्न आ जाता है कई दफा, अल्टई पर्वत का वर्णन इसमें मिलता है। अल्टई पर्वत का वर्णन, विशद वर्णन, अल्टई पर्वत का विशद वर्णन। इसके बाद में एक ग्रंथ इनका आता है, ग्रंथ का नाम आता है कॉस्मोस। प्रश्न बनेगा कॉस्मोस किसका ग्रंथ है? तो अपना उत्तर बनेगा कि कॉस्मोस बोले तो हमबोल्ट का ही है, और किसका है? कॉस्मोस हमबोल्ट का ग्रंथ तो है, लेकिन ये कितने खंडों का है? तो आप कहेंगे 5 खंडों का है। कॉस्मोस कितने खंडों का है? आपका जवाब आएगा कॉस्मोस 5 खंडों का ग्रंथ है। 1845 से ही चल पड़ा था, लेकिन प्रकाशित जो होता है ये इनकी मृत्यु के बाद ही ये हो पाता है 1862। आप लिख लीजिएगा कॉस्मोस 1845 से 1862, यानी 62 में क्या होता है? प्रकाशित। प्रकाशित इनकी मृत्यु के बाद होता है। जर्मन भाषा में ग्रंथ लिखा गया है और हमबोल्ट के भौगोलिक ज्ञान का, भौगोलिक चिंतन का जो अपन कहें सर्वोच्च, या अपन कहें जो उत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है, वो कॉस्मस। ठीक है, तो लिखिएगा जर्मन भाषा में, जर्मन भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ, जर्मन भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ हमबोल्ट के भौगोलिक चिंतन, हमबोल्ट के भौगोलिक चिंतन व ज्ञान का, चिंतन व ज्ञान का चरमोत्कर्ष माना जाता है, माना जाता है। यानी हमबोल्ट का जो भौगोलिक चिंतन है, हमबोल्ट का जो ज्ञान है, उसका चरमोत्कर्ष किसे माना जाता है? तो आपका जवाब बनेगा वो आपका हमबोल्ट के इसी ग्रंथ को माना जाता है कॉस्मस। अभी मैंने बात की कि ये कितने खंडों में प्रकाशित है, तो आपका जवाब है सर 5 खंडों। 5 खंडों में तो आखिर है क्या इन खंडों में? बात करते हैं इनके इस ग्रंथ के जो 5 खंड रहे हैं। इनमें जो प्रथम खंड रहा है उसमें ब्रह्मांड का वर्णन है। प्रथम खंड में किस चीज का वर्णन है? तो आप कहेंगे ब्रह्मांड का वर्णन है। शुरुआती ब्रह्मांड से होती है, तो पहले खंड में तो ब्रह्मांड का वर्णन। दूसरे खंड में बात आती है तो प्रकृति का ऐतिहासिक विवेचन आ जाता है। द्वितीय खंड में प्रकृति का ऐतिहासिक विवेचन, तीसरे खंड में खगोल विज्ञान की चर्चा। तृतीय खंड खगोल विज्ञान की चर्चा। इसके बाद में फिर प्रश्न बनेगी चतुर्थ खंड। इसके अंदर पृथ्वी का वर्णन, और पंचम खंड भी यहीं लिख लीजिएगा वनस्पति, वनस्पति, जीव जगत और मानव, यानी 5वां जो खंड रहा इसमें वनस्पति है, जीव जगत है और मानव, ये इनका वर्णन रहा। पहली किताब रही उष्ण कटिबंध विश्व का भू प्राकृतिक वर्णन, सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया।
आगे चले तो कॉस्मस। आगे किताब और लिखिएगा राइनलैंड। ये किताब इन्होंने यात्रा जब की, यात्रा से पहले की किताब है, यानी 89 70 89। आप कहेंगे राइनलैंड में है क्या? राइनलैंड में चुंबक, चट्टानों का जो चुंबकत्व है उसकी संकल्पना। तो आप लिखिएगा चट्टानों के चुंबकत्व की संकल्पना, यानी चट्टानों का जो चुंबकत्व है उसकी संकल्पना इन्होंने दी। और जब बंदे ने प्रकृति को इतना पास से देखा, इतना नजदीक से देखा, तो एक पुस्तक लिख दी, प्रकृति दिग्दर्शन, यानी नेचर का व्यू कैसा है को लिखा। तो यहां तो इतना ही है, इतना लिखिएगा, फिर आगे वाले स्लाइड में अपन। हाँ भाई लिख पाए इतना, चलें आगे, चलता है। अब देखिएगा साथियों, इसके बाद में बात आती है कि इन सब के बाद अपन बात करते हैं, तो इन्होंने किताब लिखी प्रकृति दिग्दर्शन। कौन से नंबर की? 4 5 नंबर। प्रकृति दिग्दर्शन, यानी व्यू नेचर। 1847 में आई थी इनकी बुक। उसके बाद में मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल, मैक्सिको एवं क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल, ये पुस्तक लिखी। फिर एक पुस्तक लिखी दक्षिणी अमेरिका के मूल वंशज की यात्रा करके आए, वो आपको यात्रा ध्यान में रहनी चाहिए। दक्षिण अमेरिका के मूल वंशज, एक बुक इन्होंने लिख दी दक्षिण अमेरिका के मूल वंशज। के बाद में चट्टानों पर बौद्ध ग्रंथ, 8वें नंबर की बुक, चट्टानों पर बौद्ध ग्रंथ। के बाद में 90 नंबर पे लिखिएगा मध्य सागरीय प्रदेशों पर आनुभाविक वर्णन, आनुभाविक वर्णन। हालांकि मध्य सागरीय के साथ साथ में विषुवत रेखीय, भूमध्य रेखीय प्रदेशों का भी इन्होंने वर्णन दिया था, और ये वाला 3 खंडों में था। उसके बाद में दोनों गोलार्धों की चट्टानें, एक ग्रंथ और लिख दिया, दोनों गोलार्धों की चट्टानें, 1823 के अंदर इनका ग्रंथ आया। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका के 29 खंड, दक्षिण अमेरिका के 29, ये तो थी इनकी किताबें। इनके बाद में इनसे संबंधित क्या क्या और तथ्य आते हैं। फैक्ट नंबर 1 आप लिख सकते हैं, इन्होंने पनामा नहर बनाने का सुझाव, यानी पनामा नहर बनाने का सुझाव किसने दिया? तो आपका उत्तर आएगा हम्बोल्ट ने दिया। हम्बोल्ट की धारा का पता किसने लगाया? तो हम्बोल्ट ही लगाएगा, और कौन लगाएगा? हम्बोल्ट की धारा का पता लगाया पेरू के
लीमा शहर की इन्होंने जानकारी दी। के बाद ज्वालामुखियों का अध्ययन चिम्बेरेजो पर्वत की यात्रा के बाद निष्कर्ष निकाला कि क्या ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब कम होता है। उसके बाद में वेलेंसिया झील का पता लगाया। वेनेजुएला में वेलेंसिया है कहां पे? वेनेजुएला के साथ साथ वेलेंसिया जो वेनेजुएला में झील का पता लगाया। उसके बाद में उन्होंने भूगोल जो है इसको लैटिन भाषा में जियो मंजानिया कहा। भूगोल के लिए जियो मंजानिया शब्द काम में। के बाद और भी बातें लेकिन लिखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखिए तो आप लिखिएगा ये हम्बोल्ट महोदय की बातें हैं, ठीक है? लिखिएगा। इसके बाद लिखिएगा क्रोनोमीटर या काल मापी का प्रयोग करके बहुत स्थानों के देशांतर के बाद इन्होंने परमाफ्रास्ट शब्द दिया। परमाफ्रास्ट स्थायी तुषार भूमि, परमाफ्रास्ट स्थायी तुषार भूमि शब्द का प्रयोग और समताप रेखा जो है इसके बारे में साइबेरिया की यात्रा के बाद बताएं। देखिएगा साइबेरिया की यात्रा के बाद मेन तो किताबों से ही प्रश्न आते हैं ना, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन इसलिए कि बहुत बार प्रश्न आ जाते हैं। साइबेरिया की यात्रा के बाद समताप रेखा का प्रयोग किया तथा तापमान संबंधी मानचित्र बनाया। ये बात आपको याद रखनी है। इसके नेक्स्ट बात आप लिख सकते हैं कि जो अपन एक बात पढ़ दें महाद्वीपीयता की अवधारणा हम्बोल्ट की। क्या होती है महाद्वीपीयता?
कि जैसे जैसे तट से अंदर जाओगे तो भले मर्जी एक ही अक्षांश है, तापमान में विभिन्नता मिलेगी। आप लिख लीजिएगा, तट से अंदर जाने पर समान अक्षांश होते हुए भी तापमान में, समान अक्षांश होते हुए तापमान में विभिन्नता रहती। क्या लिखना, इन्होंने महाद्वीपीयता की अवधारणा दी। महाद्वीपीयता वो ये कि तटों से, तटों के पास तो तटीय प्रभाव रहता है और महाद्वीपों के अंदर जाने पर महाद्वीपों का प्रभाव आ जाता है। स्थल राशि जल्दी गर्म हो जाती, जल्दी ठंडी हो जाती, जल राशि ना तो जल्दी गर्म होती है और गर्म हो जाए तो ठंडी नहीं होती है, तो महासागरीयता का प्रभाव है और अंदर जाने पर महाद्वीपीयता का प्रभाव। और ये सारी बातें इन्होंने जो अपना साइबेरिया की यात्रा थी उसके दौरान इन्होंने सारी चीजों का देखा। उसके बाद लिखिएगा, जलवायु विज्ञान एवं ऋतु विज्ञान शब्दों का प्रयोग किया। और जब अमेजन की यात्रा की उस दौरान वन और वर्षा के बीच सकारात्मक संबंध, वन एवं वर्षा के बीच सकारात्मक संबंधों के बारे में बताएं, संबंधों के बारे में बताएं। क्या लिखिएगा, उच्चावच व जलवायु को अंतर संबंधित किया। के बाद में आप कह सकते हैं इन्होंने एक बात और बताई कि सभी प्रजातियों का उद्गम एक ही स्थान से हुआ है। जब दक्षिण अमेरिका के मूल वंशज देखे, क्यूबा वाले देखे, मैक्सिको वाले देखे, कहा कि कोई भी प्रजाति श्रेष्ठ नहीं है, कोई हीन नहीं। देखिएगा, उनके अनुसार सभी प्रजातियों का उद्गम एक ही जगह से हुआ है। तथा कोई प्रजाति श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ या हीन नहीं है। यहाँ पे श्रेष्ठता और हीनता की कोई बात ही नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। और ये आपको बताया, तट से अंदर जाने पर समान अक्षांश होते हुए तापमान में विभिन्नता रहती है, बात याद रखनी है। महाद्वीपीयता की अवधारणा दी। सारी बातें वैसे तो मलाई आपके लिए लाई जा रही है, इस मलाई को तो चाट ही लेना है ना। वैसे इच्छा नहीं हो तो थोड़ा मीठा मिला के चाट लो, चाटना जरूर है, ठीक है। लिखिएगा, फिर आगे बढ़ो। अच्छा, लिख पाए? अब देखिएगा साथियों, इसके बाद में आता है कि और हमबोल्ट ने क्या क्या काम किए। अभी आपको बताया कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की यात्रा भी की इन्होंने, और भूमध्य रेखीय जो देश हैं, विषुवत रेखीय जो देश हैं, का भी इन्होंने विवरण पेश किया, आनुभाविक विवरण। अब आगे इन्होंने एक 7 पक्षीय संकल्पना, 7 पक्षीय संकल्प, यानी जिसमें इन्होंने टोटल 7 मेथड मान लो आप एक तरीके से, यानी बातें बताई, 7 बातें।
पहला बताया कि प्रकृति एक है। नंबर एक जो इन्होंने बात बताई वो बताई प्रकृति की एकता। प्रकृति की एकता, प्रकृति अपने आप के अंदर एक अविभाज्य इकाई है ना। प्रकृति एक जैविक व अविभाज्य इकाई है। प्रकृति एक जैविक एवं अविभाज्य इकाई, ठीक है। तो ये प्रकृति की जो एकता है इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया कि प्रकृति है वो क्या है, एक जैविक है और अविभाज्य इकाई। इसके बाद सेकंड नंबर पे सांस्कृतिक जो कार्य हैं, सांस्कृतिक जो तत्व हैं, इन तत्वों में भी कहीं ना कहीं एक रूपता है, ये भी इन्होंने कहा। तो नेक्स्ट नंबर पे लिखिएगा सांस्कृतिक कार्यों व तत्वों की समझ ये अपने भूगोल में है। और भूगोल के बारे में कहा कि भूगोल एक संबंधों का अध्ययन है। संबंध वो जैविक और अजैविक के बीच भी हो सकते हैं, संबंध वो मानव और प्रकृति के बीच भी हो सकते हैं, संबंध मानव और मानव के बीच भी हो सकते हैं। भूगोल कुल मिला के संबंधों का अध्ययन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा भूगोल क्या है। भूगोल, भूगोल संबंधों का अध्ययन है। भूगोल संबंधों का अध्ययन है। अब आपके मन में प्रश्न बनेगा संबंध किस चीज के? संबंध तो मानव और प्रकृति के भी हो सकते हैं, मानव और प्रकृति का संबंध हो सकता है। संबंध तो जैविक और अजैविक भी हो सकते हैं। संबंध तो भौतिक और मानवीय भी हो सकते हैं, भौतिक व मानवीय भी हो सकते हैं। अगला इन्होंने चौथा पॉइंट दिया कि सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। चौथा नंबर पॉइंट, सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। इसमें मानवीय पक्ष भी शामिल है, इसमें भूगोल है, मानवीय पक्ष भी इसमें शामिल है। और संसार का जो स्थानिक वितरण है उस वितरणों का विज्ञान भूगोल है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान भूगोल है। अब चाहे इसमें प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय सारे ही हैं, में प्राकृतिक भी हैं, में भौतिक भी हैं और इसमें मानवीय भी है। के बाद में कहा कि पृथ्वी तल जो है इसकी संकल्पना एक मानवीय निवास के रूप में इन्होंने कर दी। पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय निवास के रूप में। और लास्ट बात इन्होंने बताया कि भूगोल में जो भी घटनाएं घटित होती हैं इनमें विषमांगताएं मिलेंगी, विभिन्नताएं मिलेंगी, क्योंकि भूगोल तो फिर भूगोल है। तो लिखिएगा भूगोल की प्रकृति की परिघटनाओं में, प्रकृति की परिघटनाओं में विषमांगता है, समांगता नहीं, क्या समरूपता नहीं, क्या नहीं है, समरूपता। ये बात आपको याद रखनी है। ये इनकी 7 पक्षीय संकल्पना थी। हालांकि अपन जब रीटर के बारे में पढ़ेंगे तो हमबोल्ट और रीटर की बहुत चीजें एक भी आएंगी। प्रकृति की एकता की बात रीटर भी स्वीकार करता है। प्रकृति की एकता, सांस्कृतिक कार्यों, तत्वों की समझ, भूगोल संबंधों का अध्ययन है,
सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान ये भूगोल है। पृथ्वी तल की संकल्पना है ये मानवीय निवास के रूप में की जा सकती है। और प्रकृति की परिघटनाओं में विषमांगता पाई जाती है, समानता या समरूपता नहीं पाई जाती। लिखिएगा इसको ना। अब देखिएगा लास्ट अपन हम्बोल्ट की बातें करते हैं कि हम्बोल्ट ने कौन कौन से मेथड सुझाए थे, यानी हम्बोल्ट द्वारा प्रयुक्त विधियां। हम्बोल्ट द्वारा प्रयुक्त विधियां। भाई हम्बोल्ट ने कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त की हैं, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 पे हम्बोल्ट, चूंकि मैं कह रहा था कि बड़ा ही अनुभवी ध्यान रखने वाला बंदा था, पहली जो विधि है वो तो आएगी आनुभाविक विधि। अनुभव के आधार पर ज्ञान ले ना, आनुभाविक विधि, अनुभव के आधार पर सारी चीजें। दूसरी बात इन्होंने कही क्रमबद्ध अध्ययन, यानी चीजों का एक वर्गीकरण करके फिर अध्ययन किया जाए। वर्गीकरण करके अध्ययन। के बाद में तुलनात्मक विधि इनकी, इन्होंने घास के मैदानों की तुलना कर डाली, यहां घास का मैदान ये है तो यहां ये होगा, ऐसा क्यों है। मरुस्थलों की तुलना कर ली, ये गर्म ये ठंडा, ये पश्चिम तट पर ये पश्चिम तट पर, यानी सारी चीजों की इन्होंने तुलना की। तुलना को ये मानते थे कि तुलना करोगे तो चीजों में से और मलाई निकल के आएगी, ठीक है, तो तुलनात्मक विधि। इसके बाद में पर्यवेक्षण की, पर्यवेक्षण की सूक्ष्मता एवं शुद्धता और अभिलेखन की शुद्धता, अभिलेखन की। अब आप कहेंगे अभिलेखन की शुद्धता है कैसे, के लिए बंदा साथ ही रखता था, दूरबीन अपने पास ही रहती थी, साइनोमीटर अपने पास ही रहता था, पूरा जुगाड़ साथ रखता था, सेक्सटेंट अपने साथ रखता था, यंत्र था, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट अपने साथ रखता था, क्वाड्रेंट, यानी ये सारी चीजें अपने साथ ही रखता था। टेंट, टेंट, ये सेक्सटेंट साथ रखता था। इसके बाद में इन्होंने रेखा चित्र और मानचित्र का अध्ययन, ये इन्होंने बड़ी स्पेशल बात बताई, और ये भी इनका मेथड था। रेखा चित्र या मानचित्र अध्ययन विधि, जैसे समताप रेखीय मानचित्र बना दिए, पार्श्व चित्र निर्माण कर दिया, और लास्ट में प्रादेशिक भूगोल। हालांकि प्रादेशिक भूगोल मुख्य रूप से रीटर के लिए जाना जाता है। प्रादेशिक भूगोल लिख देता हूं मैं, मुख्य रूप से रीटर का योगदान, यानी प्रादेशिक भूगोल का मुख्य जो ध्यान था कि रीटर ने दिया था, ये इनके द्वारा प्रयुक्त विधियां हैं। तो हम्बोल्ट के बारे में अपन ने बारीक से बारीक चीजों से लेकर बड़ी से बड़ी चीजें जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आई होंगी, चीजें याद भी हुई होंगी। पहली बार याद किसी के नहीं होती है, रिपीट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कोई घोल तो है नहीं कि आपको घोल के पिला दिया जाए। रिपीट कीजिएगा, प्रयास पूरा किया गया है इजी वे में, सरल भाषा में आप तक मैटर को डिलीवर करने के लिए। तो मिलते हैं रीटर वाली क्लास में। जय हिंद।